मुख्यमंत्री ने समाप्त किए प्रदेश के चेकपोस्ट नाके। पुडुचेरी में एआईएमटीसी की 216वीं कार्यकारी समिति बैठक में हुई चर्चा। एआईएमटीसी ने की जमकर तारीफ, बताया ऐतिहासिक निर्णय। परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम करने की दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। मील का पत्थर साबित होगा डॉक्टर मोहन यादव का फैसला। सीएम के फैसले को बताया सुखद अध्याय की शुरुआत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक निर्णय की गूंज पूरे देश में है। पुडुचेरी में चल रही ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ हुई है और उनके मध्य प्रदेश में परिवहन चेकपोस्ट समाप्त करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों का मानना है कि मध्य प्रदेश के विकास में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चेकपोस्ट नाके बंद करने का निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। वहीं इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती के नेतृत्व में प्रदेश भर के ट्रकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पोस्टर चिपकाए गए हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए गए इस निर्णय की जमकर तारीफ की जा रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि राज्य की सभी सीमा चौकियां 1 जुलाई से बंद कर दी गई हैं, इसके लिए एक खुशी की पूरे परिवहन उद्योग में लहर है और एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कि ये लिखा गया है कि पूरा परिवहन उद्योग माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का इस ऐतिहासिक फैसले के लिए सराहना करता है और उनका धन्यवाद करता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक में डॉक्टर मोहन सरकार के फैसले का स्वागत किया गया। एआईएमटीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। बैठक में ट्रांसपोर्टरों ने सीएम मोहन की तारीफ की और चेकपोस्ट बंद करने को ऐतिहासिक फैसला बताया। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि मध्य प्रदेश में चेकपोस्ट बंद करने का फैसला परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा। बता दें कि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास इस बात की शिकायतें पहुंची तो उन्होंने इसकी सूक्ष्मता से जांच कराई और सही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से परिवहन चेकपोस्ट को बंद करने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश में शासन सुशासन के लिए जाना जाता है और मेरी अपना प्रयास है कि जहाँ जहाँ भी कोई शिकायतें आएगी सरकार वहाँ सख्त कार्रवाई करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आरटीओ के इस चेक पोस्ट के बाद हमारे बड़े पैमाने पर आवागमन वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों के संचालकों को, चालकों को, सबको कोई असुविधा नहीं होगी। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमृतलाल मदान और एआईएमटीसी नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने मध्य प्रदेश की चेकपोस्ट व्यवस्था बंद करने के निर्णय पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करता है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस निर्णय को ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए भी एक सुखद अध्याय की शुरुआत बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट ING 24। मध्य प्रदेश में करप्शन के नाके बंद हो गए 1 जुलाई से। खबर अच्छी है, लेकिन इसके बाद अगर बाहर से आने वाले परिवहन यानी ट्रक वालों को, बस वालों को इससे सुविधा मिलेगी तो इस प्रशंसा में 4 चांद लगेंगे। अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो फिर ये कह सकते हैं कि वही ढाक के 3 पात। आपने कोशिश भी की और यश भी आपको नहीं मिला। आज हम इसी पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 45 परिवहन के नाके बंद कर दिए गए। उसके बदले में जो व्यवस्था है वो एक तरह से गुजरात पैटर्न है, गुजरात मॉडल है। उस व्यवस्था को मध्य प्रदेश ने लागू किया है और उसमें जो परिवहन के लिए जो एक फ्लाइंग स्क्वाड है उसकी व्यवस्था की गई है। तो कह सकते हैं कि आपने कोशिश की है, लेकिन नतीजे अच्छे आएंगे तब इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। अभी नया मामला 1 जुलाई से बंद किए गए हैं। देश भर में या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो तारीफ कर रहे हैं सरकार की। निश्चित ही बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन इस पर अमल कितने अच्छे तरीके से होगा ये बात देखने की होगी। इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से कि ये जो करप्शन के नाके बंद होने के बाद लोग कितनी राहत महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री सुरेश शर्मा जी, श्री गौरव चतुर्वेदी जी और डॉक्टर राहुल रंजन जी। आप सभी वरिष्ठ पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेश जी आपके साथ की। ये जो मामला है, कई वर्षों से मध्य प्रदेश में परिवहन नाके बंद होने की बात की जाती कि ये बंद किए जाएं क्योंकि ये एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए थे। इसमें कोई शक नहीं, लोग जो भी बड़े वाहन चालक, छोटे वाहन चालक, बस, टैक्सी जब मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती थी
तो उनसे बड़ी वसूली की जाती थी और वसूली करने वाले एक तरह से वो होते थे जिनको नाका ठेके पर दिया जाता था। मुझे बहुत इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जो ड्राइवर से सुनते आए हैं, जो लोग आके बताते वो ये कि एक तो मध्य प्रदेश में परिवहन नाकों पर बहुत वसूली होती है और दूसरा मध्य प्रदेश की धरती के जो पेट्रोल पंप है वहाँ पेट्रोल और डीजल बड़ा महंगा मिलता है। इसलिए राजस्थान से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से जो भी वाहन आते थे वो बाहर से टैंक फुल करके आते थे ताकि मध्य प्रदेश में उनको डीजल पेट्रोल ना खरीदना पड़े। और नाके का तो मामला ये था कि लोग बहुत परेशान थे और ये बात दिल्ली तक गई। डॉक्टर मोहन सरकार ने इसमें बदलाव किया है। सुरेश जी, आप इसको किस ढंग से देखते हैं और जो दूसरी व्यवस्था हुई है वो कितनी कारगर है, क्योंकि अब सबका फोकस इसी पर होगा कि जो नई व्यवस्था है उसमें वसूली कितनी हो रही है, कितना करप्शन है, आपकी राय? जी, करप्शन रोकने के लिए उपाय किए जाना प्रारंभ हुए हैं, ये एक अच्छा संदेश है जी। और मैंने आपके चैनल पर एक बार कहा था कि मुझे ये जानकारी मिली कि केंद्रीय नेतृत्व ने सभी भाजपा शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिए हैं कि आबकारी और परिवहन के माध्यम से जो तथाकथित रूप से वसूली होती है वह पूर्णतया बंद कर दी जाना चाहिए। अब उसका कैसे क्रियान्वयन होगा, कितना नहीं होगा, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन ये जानकारी में मुझे बहुत पहले आया था जी। लेकिन उसी क्रम में जब ये बात आगे बढ़ी कि जो चेक पोस्ट बैरियर हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं 1 तारीख से और उसकी एवज में एक फ्लाइंग स्क्वाड, निश्चित रूप से जांच तो होती ही है, जांच को तो पूरे तौर पर नहीं रोका जा सकता, लेकिन बैरियर के नाम पर जो लंबी लंबी लाइनें, भ्रष्टाचार का आवरण और उनके माध्यम से जल्दी निकलने की होड़ में कोई ज्यादा पैसे खर्च करने की जो प्रवृत्ति, मानसिकता थी, उस पर कहीं न कहीं बदलाव का ये एक बड़ा मामला आने वाला है। एक दूसरी बात ये है, एक बड़ा सुधार ये होने वाला है कि जो इन क्षेत्रों पर पोस्टिंग कराने के लिए जो मंत्रियों को, अधिकारियों को और किसी को भी एक मोटी रकम खर्च करके पहुंचते थे और फिर उसकी वसूली के लिए भ्रष्टाचार करते थे, वो। इससे अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान में व्यापार पद्धति है, उस व्यापार पद्धति में भी बड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि हमने विश्व को एक सिटी के रूप में मान लिया और हर जगह कहीं भी व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे ये जो चेक पोस्ट थे ये हमारे व्यापार की प्रगति को बाधक हो रहे थे। मध्य प्रदेश वैसे भी व्यापार के लिए केंद्र में होने के कारण ना तो यहाँ पोर्ट है, ना कोई ऐसा कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है जिसके कारण आपको जो है सड़क के अलावा कोई साधन नहीं है और सड़कों पर ये बैरियर लगा करके रोक देने का बड़ा नुकसान हो रहा था। निश्चित रूप से इसीलिए जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उसने भी इसकी प्रशंसा की है और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहीं भी कोई कदम उठाया जाता है वो प्रशंसा के योग्य रहता ही है। आगे के जो आपने कहा कि ऑप्शंस जो तैयार किए गए हैं उनके अंदर यदि मान लो वही भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाएगा और एक अफसर के नाम पर, ईमानदार अफसर के नाम पर बाद में एक किस्सा हुआ करता है ना कि ईमानदार अफसर ने ये कह दिया कि भैया हम किसी से एक भी पैसा नहीं लेंगे, फिर उसके नाम से दुगना लेना चालू कर दिया नीचे के लोगों ने। तो ऐसा कहीं खेला शुरू नहीं हो जाए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि जब ईमानदारी की बात होती है तो फिर बेईमानी का शुल्क और बढ़ जाता है। अगर ईमानदार अफसर की अपने नीचे के कर्मचारियों पर पकड़ नहीं है तो ईमानदारी के साथ साथ फिर जो फीस होती है करप्शन की वो बढ़ जाती है। आपने ये बहुत व्यावहारिक बात की है। कई बार थानों में, कलेक्ट्रेट में या नगर निगम में ऐसा होता है कि साहब वो अधिकारी बहुत कड़क हैं, पैसा नहीं खाते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि जो काम पहले 5 रुपये में होता था वो 10 रुपये में होना शुरू हो जाता था। लोग कहते थे कि साहब वो बहुत हैं, बहुत ही सख्त हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा, तो फीस बढ़ जाती है। लेकिन ये एक उसका नेगेटिव थॉट है। हम पॉजिटिव ये मान के चले कि व्यवस्था बदली है, इसके आंशिक ही सही धीरे धीरे असर हमको दिखना शुरू होंगे। गुजरात पैटर्न की बात करें तो गुजरात में तो 58 चेक पोस्ट हैं और आपने कहा मध्य प्रदेश चूँकि ना तो समंदर किनारे है और ना किसी सीमावर्ती देश के साथ जुड़ा हुआ जहाँ चेक पोस्ट पे उसको ज़्यादा कमाई होती हुई व्यापार को लेकर, यहाँ तो 45, मुझे जहाँ तक जानकारी है 45 चेक पोस्ट हैं और वो परिवहन नाके, उसमें एक तरह से उनकी, मैं नहीं कहता मुझे कितना सच है कितना गलत है, नीलामी जैसी होती थी वहाँ नियुक्ति पे कि जिसको वहाँ डेप्यूट किया जाएगा वो कितने पैसे देकर जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब जो नई व्यवस्था में एक साथ गार्ड और वाहन भी रहेंगे प्लस 8-8 घंटे की उनकी ड्यूटी रहेगी और जो लोग चेकिंग करेंगे उनके साथ स्पीड गन भी रहेगी, कैमरा भी रहेगा
और इसके साथ वो ये देख पाएंगे कि जो वाहन आ रहा है वो कितना ठीक है, उसमें कितना सामान है, कितना वजन है। ये बहुत सारी बातें हैं। गौरव जी, आप चूंकि भोपाल, इंदौर और सब जगह भ्रमण करते हैं मध्य प्रदेश में, आपको क्या लगता है कि ये जो नई व्यवस्था है ये कितनी कारगर होगी? अभी से उसकी आलोचना या प्रशंसा में हम ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते। प्रशंसा सिर्फ इस बात की कि अच्छा फैसला है। अब आलोचना तब होगी जब इस फैसले के परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं आएंगे। अभी तो हम ये मानते हैं कि सरकार का उद्देश्य अच्छा है, उसकी मंशा अच्छी है। अब ये ग्राउंड जीरो पर कितनी कारगर है, आपकी राय, कितना आप इसको बेहतर मानते हैं और कितना कागजी ये साबित हो सकती है? गौरव जी। व्यवस्था में जरूरी था, लेकिन 41 चेक पोस्ट आपने बंद करके अब मध्य प्रदेश के हर मार्ग पर एक फ्लाइंग स्क्वाड के तौर पर वसूली दस्ता तैनात कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में फ्लाइंग स्क्वाड आरटीओ के जो भी हुआ करते थे वो हुआ करते थे और जमकर वसूलियां होती थी। इस बात की जानकारी आपको भी है, हमको भी है और शासन को भी रहती थी। और इसका एक बड़ा जो हिस्सा है वो सरकार तक और सरकार में बैठे कुछ प्रमुख लोगों तक जाता था, जिसके कारण ये निर्बाध गति से चलता रहा। फिर उसके बाद परिवहन चेक पोस्ट की व्यवस्था हुई और वहां पर एक शब्द आया कटर, जो अवैध वसूली करते थे, जिनको जवाबदारी अवैध वसूली की गई थी। परिवहन अधिकारी अपने अपने कमरे में दफ्तर में बैठे रहते हैं, परिवहन निरीक्षक अपने कमरे में बैठे रहते हैं, लेकिन जो वसूली होती है वो कटर के माध्यम से होती है और वो पैसा वापस वहां से लेकर भोपाल तक आता था और भोपाल में भी कई बड़े दिग्गजों को बांटा जाता था। ये लगातार परंपरा चली आ रही है और ये बंद कर दी गई हो, क्योंकि नितिन गडकरी जी जब सड़क परिवहन मंत्री बने तो उन्होंने इसको लेकर के कई बार मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखे थे, उसके बाद भी बंद नहीं हुई थी। अगर थोड़ी बहुत वसूली हो तो चल सकता है, लेकिन जिस तरीके से वसूली वहां पर होती थी कि 3-3 दिन ट्रकों को खड़ा रखना, मजबूर करना उन्हें कि जो पैसा मांगा जा रहा है वो पैसा दें, तो जिसके कारण ट्रक ड्राइवर्स मध्य प्रदेश की सीमा से गुजरने में बड़े घबराते थे। और जैसा आपने कहा कि पेट्रोल और डीजल के जो भाव मध्य प्रदेश में थे, उसके कारण आपको बता दूं राघवन जी कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में जो पेट्रोल पंप हैं उनकी सेल 80% कम है पड़ोस के राज्य के पंप से। तो सारे वाहन जो है वो पेट्रोल डीजल दूसरे राज्यों से लेते हैं, जबकि मध्य प्रदेश एक ट्रांसपोर्ट हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है, लेकिन कोई भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल ये जो अब निकल कर बात ये आती है, जो सुरेश जी ने कहा, जो आप कह रहे हैं, जो हमारे पास भी खबरें छनकर आती, वो ये कि भारी भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार तो कई बार लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भारी भ्रष्टाचार में आदमी पक जाता है, परेशान हो जाता है। आपने कहा कि वसूली होने तक 3-3 दिन तक अगर किसी ट्रक को खड़ा रखेंगे तो उसकी जो माल उसमें जा रहा है या तो वो ख़राब हो जाएगा या डिलीवरी उसकी लेट होगी, तो जिस व्यापारी के पास माल जाने वाला है फिर उसके भाव कम ज़्यादा होंगे, और जहाँ जिस राज्य में उस माल की जावक होनी है, जहाँ उसका पहुँचना है, अगर वहाँ लेट पहुँचेगा तो उसकी फिर जिस भी व्यापारी को जिस जगह सप्लाई करनी है वो लेट होगी। तो कुल मिलाकर एक पूरा सिस्टम ध्वस्त होता है और उसमें बड़ी दिक्कत होती है। और ये खबरें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास भी गई, और आपने गडकरी जी का जिक्र किया, उन्होंने भी कई बार इस पर लिखित में और बातचीत में भी इसका कहा था कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा इसकी वसूली होती है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम, और इस पर जो भारी करप्शन का मामला था अगर वो हल्का हो सकता है तो हमें लगता है कि सारे परिवहन के जो माने ट्रक मालिक हैं, ड्राइवर हैं, वो सब राहत महसूस करेंगे। और इसके साथ साथ मैं डॉक्टर राहुल जी आपसे ज़रूर ही पूछूंगा कि ये जो वसूली होती थी, जाहिर है कि व्यापारी अपनी जेब से कुछ नहीं देता, वो इस वसूली को भी उस माल की कीमत में ऐड करेगा, और अंततः ये वसूली का भुगतान जो ग्राहक है वही करता है, क्योंकि लागत जब बढ़ेगी वसूली का पैसा उसमें ऐड होगा, ड्राइवर का भाड़ा, ट्रक का भाड़ा उसमें जुड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो घूम फिर कर बात आम जनता पर ही पहुंचती थी। तो ये राहत की बात तो है, लेकिन आपको इसमें क्या लगता है कि क्या ये नया सिस्टम जो है वो कारगर साबित होगा? क्योंकि गुजरात में तो बताते हैं कि ये बड़ा सफल है, उसी को मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। डॉक्टर राहुल। राघवन जी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर के तो हम कह सकते हैं कि चलिए अच्छे प्रयास है,
लेकिन जो बैरियर्स का मामला है ये बिल्कुल स्पष्ट है। बैरियर्स के मामले में चाहे वो आपके पास आरटीओ की जिम्मेदारी क्या थी कि कागजों को चेक करना है, सिर्फ कागज यदि पूरे हों तो आप उसको जाने दीजिए, लेकिन ये कभी संभव होता ही नहीं। कागज पूरे हों या नहीं हो, एक रेट फिक्स है मध्य प्रदेश में कि 500 रुपए मिनिमम तो एक गाड़ी को देना ही है। यदि बड़े ट्रक हो गए तो आपको 1500 रुपए, 1500 से ये 5000, मतलब एक ट्रक को पास करने में मध्य प्रदेश में मिनिमम 5000 रुपए खर्च तय था, और ये नीचे से ऊपर तक हो रहा था। ये बिल्कुल कई बार राजनीतिक दलों ने भी इसका उठाया, सारे मुद्दे उठते गए, लेकिन इस पर कभी संज्ञान नहीं लिया गया और न बंद किया गया। तो सीधी बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम ये हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए का ये धंधा था आरटीओ का। ये धंधे की भरपाई सरकार कहां से करेगी, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये अब बाद में चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन जो उड़नदस्ते उन्होंने तय किए हैं तो एक रास्ता और दिखा दिया गया। आप देखिए कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि यहाँ से पूरा का पूरा व्यापार गुजरता है। मतलब आप ये कहें कि आपको किसी भी राज्य में जाना हो तो रास्ता उसका मध्य प्रदेश से ही होता है। लगभग एक बैरियर से मान के चलिए कि 3,000 से लेकर के 7,000 और कहीं कहीं 8 या 9,000 गाड़ियां पास होती हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि भ्रष्टाचार कितने अव्वल दर्जे का या फिर कितनी सीमाओं को लांघ गया होगा कि यदि एक गाड़ी से अभी 500 रुपए भी आप मान के चले तो ये वसूली हो रही थी, और ये 350 से 380 400 करोड़ तक जा रही थी महीना। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस होता है, ये बहुत बड़ी वसूली मध्य प्रदेश में आरटीओ के माध्यम से हो रही थी। अब ये सरकार के खजाने में जा रही थी या फिर किसके पास जा रही थी, ये भ्रष्टाचार का अलग मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको रोकना इतना आसान तो नहीं है जितना आसान सरकार समझती है, क्योंकि जब मुंह लग जाता है पैसा ना, तो वो सबके मुंह लगा रहता है। दूसरी चीज क्या होती है कि देखिए राघवेंद्र जी, आप भी जानते हैं कि आरटीओ ये चेक पोस्टों पे नियुक्तियों के लिए किस तरीके से मारामारी मचती है। हर चेक पोस्ट करोड़ों में बिकता है, और आप ये समझिए वो करोड़ों में यदि बिकता है, कोई व्यक्ति जा रहा हो, वहां एक कांस्टेबल स्तर का भी लाखों रुपए दे करके जाता था। बड़े अधिकारी की तो बात छोड़ दीजिए आप, तो एक कांस्टेबल स्तर का भी यदि 10 से 15-20 लाख रुपए दे करके जाएगा तो उसका 4 गुना तो कमाएगा। तो ये 4 गुना जो कमाने वाली जो नियत थी, इसको आप कैसे विफल कर दोगे आप? क्योंकि सिस्टम में आ चुका है, ये सिस्टम में आ चुका है राघवेंद्र जी। अब सिस्टम को कहीं ना कहीं से आप करोगे, उड़न दस्ते को पकड़ लोगे, चाहे कहीं से पकड़ोगे, लेकिन वो सिस्टम जो का त्यों चलता रहेगा। आप कह देना जरूरी होता है जो भ्रष्टाचार यहाँ समाप्त हो जाएगा बैरियर से। आप ये देखिए क्या होता है कि मध्य प्रदेश में 45 करीबन चेक पोस्ट है। 45 चेक पोस्ट पे आप गुणित लगा लीजिए कि हर चेक पोस्ट से 5 से 7 हजार गाड़ियां गुजरती हैं। जीतू पटवारी ने भी ये मुद्दा उठाया था कि खरगोन वाले इलाके से जो गाड़ियां निकलती हैं वहां भी मुद्दे उठ जाते हैं, वहां भी बहुत पैसे की वसूली हो रही। तो ऐसे मुद्दे तो हर जगह से उठाए गए, हर चेक पोस्ट पर उठाए गए। राहुल जी, दरअसल मैं नहीं कहता कि कोई साफ सुथरा है, लेकिन राजनेताओं में बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकारें मध्य प्रदेश में रही है, और कहना है कि सब एक ही थैली के हैं, सब मौसेरे भाई हैं। लेकिन जो व्यवस्था बदली है, उम्मीद करना चाहिए कि इससे कुछ ना कुछ सुधार होगा। और जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, जो गौरव जी ने बात की, सुरेश जी ने बात की, उसमें अगर करप्शन का प्रतिशत घटता है तो ये भी एक राहत की बात है। फ्लाइंग स्क्वाड वाले अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों में महाराष्ट्र गया था त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने। हम लोग एक छोटी सी बस करके गए थे, 16 सीटर। उस बस के यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करने में हमको कम से कम 3,500 रुपये देने पड़े। उसमें कुछ फाइन था, ड्राइवर के पास वर्दी नहीं पहना था, वो जैकेट नहीं, जो कोट होता है, कुछ पीली स्याही से कुछ लिखा, नंबर साइड में लिखे जाते हैं। सब कुछ होने के बाद भी उसके पास से कुछ ना कुछ गलती निकालकर लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये उसमें उसको देने पड़े। ये हमने खुद देखा, और हमारी जो छोटी सी गाड़ी थी वो कई घंटों खड़ी रही। तो ये तो हुआ यात्री वाहन का, टैक्सी का। लेकिन जो बड़े वाहन जाते हैं, सुरेश जी आप और बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से वहाँ वसूली होती थी। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि उस वसूली को बंद करने के लिए अगर कोई रास्ता निकल रहा है और इसमें राहत मिलती है तो ये भी एक सुधार का कदम है, और इसमें सरकार प्रशंसा की पात्र होगी। और जिन भ्रष्ट अधिकारियों को कम पैसा मिलेगा वो जरूर सरकार को गाली बकेंगे या कुछ कहेंगे कि भाई हमारा तो घाटा हो गया, हम ज़्यादा पैसे देकर यहाँ नियुक्त हुए थे, कैसे हुए थे। ये एक अलग बात है, जो इसके जानकार है वो इसका विश्लेषण कर रहे होंगे। सुरेश जी, आपकी राय?
सभी वरिष्ठ साथियों की बात सुनने के बाद एक बात तो बहुत साफ हो रही है, और वो ये हो रही है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ऐसा महत्वाकांक्षी कदम उठाया है जिसमें अभी जैसे डॉक्टर रंजन जी कह रहे थे कि 400 करोड़ 500 करोड़ का भ्रष्टाचार होता था, तो कोई सरकार 400 करोड़ के भ्रष्टाचार को रोकने संबंधी कदम उठाती है, ये एक बहुत बड़ा जोखिम है और ये एक साहसिक निर्णय है। तो एक तो यही स्पष्ट हो गया। यदि मान लो 400 करोड़ छोड़ने की या 400 करोड़ का विकल्प जैसा संदेश आया है, विकल्प बनाने की भी बात हो रही है, जी तब भी ये एक साहसिक कदम है। इसको और विकल्प के ऊपर इमीडिएट आप एक्टिव हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता कभी भी, क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड का जो मामला है वो जरूरी नहीं कि सारे वाहनों को ही पकड़ पाए, वो थोड़े बहुत को जिसको लगता है कि पकड़ा में आ जाएगा वो आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा मामला होता था, क्योंकि मैंने कॉमर्स देखा है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, सबसे बड़ा मामला ये होता था कि यहाँ ट्रक पासिंग के नाम पर प्रवेश करते थे और यहीं गायब हो जाते थे। तो वो जो टैक्स की चोरी थी वो एक बड़ा धंधा था। अब मुझे लगता है कि उसको पकड़ने के लिए जो वाणिज्यिक कर विभाग काम करता था, अब ये जो फ्लाइंग स्क्वाड है ये भी काम करेगा और जो बड़ा कर अपवंचन पकड़ा जा सकता है वो पकड़ा जाएगा। क्योंकि केवल हम इतना भर नहीं सोच सकते, क्योंकि हम सब लोग समग्र सोच वाले पत्रकार हैं, तो हम ये जरूर महसूस करेंगे कि जो आरटीओ का भ्रष्टाचार है जी और वो मतलब खुली आंखों से देखे जाने वाला भ्रष्टाचार जो है ना, उसके साथ जो कर अपवंचन का एक पैरेलल चलता था कि व्यापारी टैक्स बचा लेता था, उद्योगपति टैक्स बचा लेता था रॉ मटेरियल बुला करके, वो उसको पकड़ने की भी एक व्यवस्था होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये संतुलन बनाने का एक बड़ा प्रयास है बिल्कुल और ये निश्चित रूप से सराहनीय है। देखिए, कमियां तो किसी भी निर्णय के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद समझ में आती हैं। आज की तारीख में केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मानसिकता ही करप्शन की आ गई है कि भाई सेना में बैठ करके कोई आदमी शत्रु देश को कागजात बेच देता पैसे के लिए। पैसे के लिए लोग वोट बदल देते हैं, सारी चीजें इस प्रकार के बिल्कुल उदाहरण लंबे दिए जा बिल्कुल सकते हैं। सूरज जी, हम तो पैसे के लिए आदमी ठीक जो है गड़बड़ करेगा, इसकी कल्पना तो हम स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं, लेकिन इस साहसिक कदम की प्रशंसा करना होगा। बिल्कुल, दरअसल हम तो ये कहते हैं कि अगर 1 रुपये उसके खर्च होते थे मध्य प्रदेश को पार करने में, अगर वो 75 पैसे भी होते हैं, 50 पैसे भी होते हैं, तो उसको लाभ है। गौरव जी, आपकी राय? अभी तो दोनों आंखें बंद थी या हम अंधे थे करप्शन में, अब अगर एक आंख से देखना शुरू होगा तो हम इसको अच्छे ही मानेंगे। आपकी राय? सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि ये ट्रक ऑपरेटरों की भी गलती है कि वो अपने कागजों को सही नहीं रखते हैं। दूसरा, माल बहुत ज्यादा भरते हैं जिसके कारण उन्हें हर जगह परेशानी झेलना पड़ती है। बिल्कुल। हालांकि एक उदाहरण भी है कि जितने ईमानदारी के साथ जो ट्रक ड्राइवर या अपने ट्रक लेकर आते थे उनको भी परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब एक जो नई व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं और उसमें अगर हर मार्ग पर उसको ट्रक को रोका गया और उससे वसूली की गई, भले वो किसी भी राशि में हो, सबसे पहले उस पर नियंत्रण की जरूरी है कि अनावश्यक तरीके से किसी भी ट्रक ऑपरेटर को या ट्रक मालिक को या ट्रक ड्राइवर को परेशान न किया जाए, जिससे यातायात भी निर्बाध रूप से चलता रहे। बिल्कुल। और दूसरा, वो अपना व्यवसाय बढ़ा सके, जिससे मध्य प्रदेश का भी व्यवसाय बढ़ेगा। कंट्रोल वहां भी करना बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो कि आप हर मार्ग पर वसूली का ठेका दे दें। बिल्कुल, आपने ठीक है। असल में ये बात ऐसी है कि ये बहुत दिन तक ना तो छुप सकती ना दब सकती, क्योंकि अगर व्यवस्था बदलने से राहत मिलेगी तो उसकी प्रशंसा होगी, और अगर व्यवस्था बदलने के बाद भी कुछ बदलाव नहीं हुआ तो ये जो ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, जो ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं, जो बस मालिक हैं, वो इस बात को फिर से जोर से चिल्लाकर बताना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ ऐसी है कि बहुत जल्दी पता लगने वाली है कि इसके लाभ है कि नुकसान है। राहुल जी, आपकी राय? चलिए, सरकार ने बहुत अच्छा फैसला ले लिया, लेकिन ट्रक एसोसिएशन के इनकी मांग के ऊपर ये फैसला लिया गया और ये लंबा फैसला है। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि ट्रक के जो भाड़े रहते हैं, भाड़े का भी भुगतान उसी को करना पड़ता है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है या जिसका माल है। तो ये 15 से 17% का जो एक्स्ट्रा सरचार्ज जो है ये जुड़ा हुआ रहता है। ये सरचार्ज वही है जो नाकों पे देना पड़ता है, जो ड्राइवर नकद देता है।
तो आप ये मान के चलिए कि यदि 1 लाख रुपए का यदि आपको ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो बिल्कुल। उसमें 15,000 रुपया इस सरचार्ज जुड़ा रहता है। तो ट्रक एसोसिएशन को भी इस मामले में देखना पड़ेगा कि ये जो सरचार्ज जोड़ रखा है उन्होंने, जो चेक पोस्टों को देने के नाम पे, बिल्कुल। वहां भी उनको रियायत करना पड़ेगी। दूसरी तो चीज क्या है, जी जो रंजन गौरव जी, जी समय चर्चा कर रहे खत्म हो थे रहा है कि बहुत, ओवर एक दो वाक्यों में। जी, तो यहाँ इन चीजों को ट्रक एसोसिएशन को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सप्लाई में और जो जिस तरीके से ट्रक चल रहे हैं ड्राइवरों पे और माल की ढुलाई पे भी अंकुश लगाएं, जिससे कि इस तरीके की व्यवस्थाएं सफल हो। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि सरकार ने व्यवस्था बदली है। जो ट्रक मालिक हैं वो भी उसमें भाड़ा जो माल भरते हैं वो ईमानदारी के साथ उतनी टन माल भरें जितनी उसकी पासिंग है। अगर वो उससे कम ज़्यादा भरेंगे तो फिर करप्शन का रास्ता और खुल जाएगा। सरकार ने व्यवस्था की है कि भ्रष्टाचार घटे, लेकिन इसमें सहयोग ट्रक एसोसिएशन का भी लगेगा। अकेले सरकार की मामला नहीं है कि वो इसको बेहतर कर पाए। ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर भी इसमें जितने ईमानदार और सजग होंगे, ये व्यवस्था उतनी बेहतर होगी। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का ये फैसला बेहतर साबित हो, लोग राहत महसूस करें और कम से कम मध्य प्रदेश की जो बदनामी होती है वो बदनामी पहले से कम हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। सुरेश जी, आपका साधुवाद। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर राहुल रंजन, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।